So hi everyone, we are going to discuss about the living world in one shot. So let's start about this series and hope so you are like एक दिन से थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा था तो इसीलिए माफ़ी आप लोग स्टूडेंट and so let's start about this. So in living world we studied about one scientist, this is Ernst Mayr, ठीक है ना. तो आर्न्स्ट मेयर को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. दिस इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी एंड उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी में जो 3 प्राइज मिलते हैं उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है 3 प्राइज. दिस इज फर्स्ट बाल्जन प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी. उसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. और हम चाहते हैं ग्रोथ के पास. तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट growth and reproduction are not the defining feature of living organism. What is called the defining feature? The defining feature means there is no exceptions. What is the exception? मतलब लिविंग के हम एक कैरेक्टर जिक्र करते हैं, वहाँ पे सिर्फ लिविंग का ही कैरेक्टर आना चाहिए, कुछ नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं आना चाहिए. एक हम नॉन लिविंग का कैरेक्टर जिक्र करते हैं, वहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग का कैरेक्टर आना चाहिए, लिविंग का कैरेक्टर नहीं आना चाहिए. तो इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर, मतलब एक्सक्लूसिव 100%. यू नो व्हाट. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो ग्रोथ को क्यों हम जिक्र नहीं करते हैं? क्योंकि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलते हैं. आप देखते होंगे सैंड माउंट. आज आप सैंड माउंट को जिक्र करते हैं, 3 दिन बाद उसके ऊपर कुछ एक्यूमुलेशन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन. द ग्रोथ इज कॉल्ड extrinsic growth. So there is extrinsic growth seen in non-living organisms जैसे mountain boulders and sand mounds. वैसे रिप्रोडक्शन को हम क्यों नहीं लेते? रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. जैसे क्या बोलते हैं हम? म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. They are incapable to reproduce. They are not capable. They are sterile. They are infertile. So ये भी 100% कैरेक्टर्स के पास नहीं देखने को मिलता है. इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर में भी इंक्लूड नहीं करते हैं. बट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, these 3 are the defining feature of life forms. What do you say? Metabolism consists of anabolism and catabolism. Anabolism को हम मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, कैटाबोलिज्म को हम ब्रेकिंग प्रोसेस बोलते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, all living organisms are consist of cells and product of cells. So सेल जिसके पास नहीं होता है वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहा जाता. इंडिपेंडेंट लिविंग हम उसको नहीं बोल सकते हैं. मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक तो सेल होना ही चाहिए. तो सेल, हम सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. सेल से बढ़कर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, हम पूरे के पूरे डेवलप्ड है. तो सेल होना चाहिए. इसीलिए प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सेल तो होता ही है. तो नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस. So what is consciousness? Consciousness means respond. This is the most unique feature. और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास देखने को मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं देखने को मिलता है, और डेड ऑर्गेनिज्म के पास भी नहीं देखने को मिलता है. जैसे आपको कोई एक सपोज थप्पड़ मारा, तो आप उसको उल्टी ही थप्पड़ दोगे ना, आप थोड़ी छोड़ दोगे कि मारा तो मारा. नहीं, ऐसा तो नहीं. तो एक्शन आएगा तो रिएक्शन ही जाएगा. बट एक पत्थर को आप
3-4 लात मारे, वो पत्थर आपका क्या भी ही बिगाड़ सकता है यार, कुछ नहीं। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो करता है। और एक जिक्र आता है कि कोमा पेशेंट के बारे में। कोमा पेशेंट को हम कॉन्शियसनेस में इंक्लूड करते हैं, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। दो coma patient is living, so we must include it in consciousness, but self consciousness is a feature of human beings, but coma patient is also a human beings, so why can't we include this into self consciousness? उसको हम ब्रेन डेड भी बोलते हैं, कि उसको हम कॉन्शियसनेस में इंक्लूड इसीलिए करते हैं कि वो मेडिसिन को रेस्पॉन्ड करता है। उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस इसीलिए नहीं बोलते हैं कि मतलब सपोज ये रूम में एक कोमा पेशेंट ही है, हम रूम में एसी ऑन करते हैं, एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री तक ले जाते हैं, उसको ठंड लगेगा लेकिन वो एसी खुद नहीं बंद कर सकता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए हम उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, कॉन्शियसनेस में बट इंक्लूड करते हैं। ये कंसेप्ट ही क्लियर होगा। तो ग्रोथ में तो हम देखते हैं, ग्रोथ में एनिमल्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज, बट इन प्लांट्स इट्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रिंसिक होता है, बल्कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल ग्रोथ होता है, जैसे हम मतलब इंटरनल ग्रोथ जैसे हार्मोन का ग्रोथ है, एज के साथ हार्मोन चेंज ही होता है ना, मतलब हार्मोन का ग्रोथ बढ़ता ही है, आप कुछ एक्सेप्ट ही करते हो ना, दैट्स इट। रिप्रोडक्शन में हम कुछ रिप्रोडक्शन को याद करेंगे। क्या क्या रिप्रोडक्शन को याद करेंगे? रिप्रोडक्शन में हम इंक्लूड करेंगे कि वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनोमा मोसेस और लीचिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। सेल डिवीजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही होता है। दिस इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, बट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, मतलब हम इसको एक नहीं ले सकते हैं, दोनों अलग अलग होता है। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिकॉज वो सेल डिवीजन में ही होता है। सेल डिवीजन इज द मोस्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू कॉल इट ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वी हैव टू एक्सेप्ट द सेल डिवीजन। अब बात आता है कि ईस्ट एंड हाइड्रा कैसे करते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बॉडिंग, प्लानरिया में हम ट्रू रीजनरेशन ऑब्जर्व करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये भी एग्जाम में आ जाता है। प्लानरिया में हम ट्रू रीजनरेशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दोनों का जिक्र करते हैं। क्लियर? मेटाबॉलिज्म मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन ही होगा। आपके बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शन चलते हैं एक साथ, so simultaneously this is called metabolism. This is the process of anabolism, this is the mixture of anabolism and catabolism, दोनों का ही मिक्सचर होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से कंसिस्ट होगा, तो हम उसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मिनिमम लाइफ ही दे सकते हैं। ऐसे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग फीचर में भी क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है हमारा, हाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, all living organisms, this is present, past and future, are linked to one another by the common genetic material but to varying degrees. What does the line says? Common genetic material मतलब आपके पापा के पास डीएनए है, आपके पास भी डीएनए, आपका बच्चे, आपका अगले जनरेशन के पास भी डीएनए होगा, बट varying degrees. डिग्री वेरी मतलब आपका कुछ वेरिएशन आता है, आपका फेस और आपका पापा का फेस दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते हैं, कुछ तो वेरिएशन आता होगा ना, इसलिए हम वेरिएशन करते हैं। अगर वेरिएशन नहीं आता होगा तो क्लोन प्रोसेस हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आता ही होगा, इसीलिए बोलते हैं कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। सो नेक्स्ट गोइंग टू डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड।
डाइवर्सिटी मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हो चुके हैं. देयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 7 मिलियन ऑफ स्पेसीज according to Robert May in the report of IUCN 2004. What is the full form of IUCN? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. तो हम क्या क्या बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर आर वेरियस फीचर्स, मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, दैट आर फीचर. हम नोमेनक्लेचर एक ऑर्गेनिज्म प्लेस टू प्लेस वेरी करता है तो हम उसको नोमेनक्लेचर के नाम से ही जाने जाते हैं. नोमेनक्लेचर करना होगा ना, मतलब लोकल नेम होता है, इंग्लिश नेम होता है, उसका साइंटिफिक नेम भी होना चाहिए. इसीलिए ICBN एंड ICZN दोनों बुक, ये दो बुक्स है. ICZN, ICBN. ICZN इज इंटरनेशनल कोड of zoological nomenclature, this is for animals. ICBN international code for botanical nomenclature, this is for plants. ऐसे एक ICNB भी है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, हम उसको भी जानते हैं. लिनियस, कार्लोस लिनियस को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं. तो वो इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. उनका नाम था कार्ल von लिनियस. वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से इतने इंस्पायर हुए कि वो उनका नाम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट पे रखा कि कार्लोस लिनियस. उनका भी 2 बुक आया था कि एक सिस्टेमा नेचुरे, दिस इज फॉर एनिमल्स, एंड एक स्पेसिस प्लांटारोम, दिस इज फॉर प्लांट्स. ये दोनों में जिक्र करते हैं वो बहुत सारे बातें, हम उसको नहीं पढ़ना है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या ना, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसका कुछ रूल भी होता है. जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, व्हिच इज अ पॉपुलर एग्जांपल, एग्जाम में आता ही आता है. मैंजीफेरा में मैंजीफेरा जिस पार्ट, उसको हम जेनस बोलते हैं और इंडिका को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं. मैंजीफेरा को हम जीनस और इंडिका को हम स्पेसिफिक एपिथेट ही बोलते हैं. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है. जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, है ना, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बट व्हेन हैंड रिटन दे हैव टू बी सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. ओके, नेक्स्ट में हम आते हैं कि हाँ, अगर हैंड रिटन होगा तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. जैसे जीनस, which is the first component, and specific epithet is the last component or the second component. Genus starts with capital letter whereas the specific epithet starts with small letter. ऐसे भी हम उसको जानते हैं, वो भी एक रूल है. और हम लैटिन लैंग्वेज को क्यों चुनते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में कुछ चेंजेस नहीं हो सकता. लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज. ओके, सो मैंजीफेरा इंडिका, लास्ट में हम लीन लिखते हैं, लिनियस के क्रेडिट पर हम उसको लीन लिखते हैं, बट वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है. एब्रीविएटेड फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म, बट कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा वो जिक्र नहीं है. तो लीन, उनको क्रेडिट देने के लिए हम लीन लिखते हैं कि दैट वाज फास्टली डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस और साइंटिस्ट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन. हाँ, हम उसको आते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सा इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और टैक्सन द सिंगुलर फॉर्म, टैक्सा प्लूरल फॉर्म. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सा. तो टैक्सोनॉमी का प्रोसेस में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, इकोलॉजी, मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें. टैक्सोनॉमी में 4 आपको ऑर्डरली याद रखना है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दैट्स ऑल. बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स आता है, सिस्टेमा नेचुरे वर्ड था, सिस्टमैटिक्स का जिक्र किया था. उसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसका मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो important is Systema Naturae is the book written by Linnaeus, and systematics means evolutionary relationship. Okay, so taxonomical categories, there are 7 taxonomical hierarchy. Each step by step arrangement is called taxonomical hierarchy. तो taxonomical categories में हम 7 का जिक्र करते हैं, जैसे starting from species ending with kingdom.
स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ओके। डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। दोनों सेम लेवल पे होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेसीज, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। सेम लेवल दोनों होता है किसमें? फाइलम एंड डिवीजन में। फाइलम यूज करते हैं हम एनिमल्स के लिए और डिवीजन यूज करते हैं हम प्लांट्स के लिए, ओके। आप डेफिनेशन भी बना सकते हो कि कुछ की स्पेसीज को इनकॉर्पोरेट करने से जेनस बनता है, जीनस को इनकॉर्पोरेट करने में फैमिली, मतलब कुछ फैमिली को अरेंजमेंट करने में ऑर्डर, ऑर्डर को अरेंजमेंट करने से क्लास, क्लास को अरेंजमेंट करने से फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन को अरेंजमेंट करने से किंगडम बनता है। किंगडम दो तरह के होता है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। As we go from species to kingdom, number of common characteristics goes on decreasing. Common characteristics decrease होगा ना, वैसे total number of characteristics goes on increasing. Difficulty level goes on increasing. ये आप सब टैकल कर सकते हो आराम से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेबल जो दिया है वो आपको याद करना है। टेबल 1.1 पेज नंबर 11 में है। अभी क्या कर सकते हैं हम कि हम लोअर टू हायर याद कर सकते हैं और हायर टू लोअर भी याद कर सकते हैं। लोअर टू हायर स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम होता है। फैमिली हम कैसे पता करेंगे? ये एक फैमिली है, अगर वो एनिमल का फैमिली है उसका लास्ट में ए ई आएगा, और अगर वो प्लांट का फैमिली है उसके लास्ट में ए सी ई आएगा, दोनों सफिक्स होता है। जैसे ऑर्डर कैसे पता करेंगे कि लास्ट को ए एल ई एस आएगा, सफिक्स ए एल ई एस। ऐसे आप पता कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। हाँ, अभी टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम क्या क्या मतलब पढ़ेंगे कि हर्बारियम सीट में के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे, की के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्टिंग विथ हर्बारियम। हर्बारियम में 3 वर्ड आपको याद करना है। DPP, ये डेली प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये क्या है? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ड्राई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं। ये सीक्वेंस में अरेंज होता है। These are the universally accepted system of classification, हम उसको बोल सकते हैं। हर्बारियम सेट क्या क्या कंटेन करता है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, फैमिली, लोकल, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, क्या साइंटिफिक नेम। किसका जिक्र नहीं है? हाइट ऑफ द प्लांट, उसका जिक्र हम नहीं करते हैं, ओके। तो हर्बारियम सीट को हम क्विक रेफरल सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं उसको। तो ये कुछ वर्ड आप अगर याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन में यही ही आएगा। लास्ट में एक बार रिवीजन करा दूंगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं कि बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स, दिस इज XC2 कंजर्वेशन। व्हाट इज XC2 कंजर्वेशन? स्पेशल केयर लिया जाता है सिर्फ प्लांट्स में, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में। जैसे जूलॉजिकल पार्क, ये भी XC2 है, उसमें एनिमल का जिक्र हम करते हैं, बट प्लांट्स का जिक्र हम बॉटनिकल गार्डन में करते हैं। XC2 कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म, ओके, ये सब याद करना है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा इंडिया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ इंडिया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पूछ सकता है कि NBRI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना? तो NBRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच इज सिचुएटेड इन लखनऊ इंडिया। फेमस बॉटनिकल गार्डन और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, दिस इज इन इंग्लैंड, नेम इज क्यू इंग्लैंड, आप याद कर सकते हो। हम आते हैं और हम सबके सब मेन इंपॉर्टेंट है कि बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ और सिर्फ लिविंग को हम रख सकते हैं, और वो भी प्लांट्स। बॉटनिकल गार्डन में कौन रहेगा यार? प्लांट ही रहेगा ना।
वैसे म्यूजियम, म्यूजियम generally set up for educational institute in schools or colleges, educational institute के बारे माने लिए भी हम उसको ले सकते हैं। म्यूजियम्स अपन प्रिजर्व्ड एनिमल्स प्लांट्स फॉर स्पेसिमेन स्टडी, हाँ स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन specimen jars in preservative solution. What is a preservative solution? Now some examples of preservative solutions are formalin, AgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, जैसे हम उसको वहाँ पे ही सेटअप करते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, CKP से आप याद कर सकते हो। जैसे आप DPP याद करते हैं हर्बारियम में, ऐसे CKP आप याद कर सकते हो मतलब म्यूजियम। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ओके, कलेक्ट करना है, उसको किल करना है, उसको पिन अप करना है। ओके, हाँ। लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर यूजुअली स्टॉप्ड, स्टॉप करो ना, लार्जर एनिमल्स कैसे ही मतलब रहेगा, स्टॉप करना होगा उसको। ओके, नेक्स्ट हम कम विथ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में वो एक ex-situ कंजर्वेशन होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिविंग एनिमल्स के हैबिटेट, उसके बिहेवियर, उसके फूड, उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। जैसे उड़ीसा में स्पेशली जू है, भुवनेश्वर में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है नंदनकानन। ऐसे ही इंडिया के कई सारी जगह में बहुत मतलब जू होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है, एंड चिल्ड्रेंस लव्ड विजिटिंग दीज प्लेसेस। ओके, कम विथ की टैक्सोनॉमिकल एड में एक इम्पोर्टेंट वहाँ से सवाल बनने का बहुत चांस होता है। तो हम क्या देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, व्हाट डज इट मीन? आपके पास दो चॉइस है। ओके, आपके पास चॉइस है कि आप मार्कर से व्हाइट बोर्ड में लिखो या फिर स्केच से लिखो, तो बेहतर कौन होता है? बेहतर मार्कर होता है। तो आप मार्कर को एक्सेप्ट करोगे, बट रिजेक्ट किसको करोगे? स्केच पेन को रिजेक्ट करोगे। ऐसे ही आपके पास एक चांस होता है कि आप एक को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप एक को रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, जैसे NCERT का लाइन है। ओके, तो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड। Contrasting characters generally in a pair called couplet. Okay, and keys are generally analytical in nature because वहाँ पे एनालिसिस होता है, इसीलिए इसको हम एनालिटिकल इन नेचर बोलते हैं। ओके, और की में प्लांट्स एंड एनिमल्स रह सकते हैं, वो लिविंग होने कोई ज़रूरी नहीं है, लिविंग होना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो तीन आपको मुश्किल ही लगता है याद करने में, क्या क्या? फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ। सबसे पहले आसान को पकड़ते हैं, मोनोग्राफ। मोनो मीन्स यूनिट और मोनो मीन्स सिंगल। इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन, कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मीन्स सिंगल, एक के बारे में कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। फिर हम चलते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स के बारे में क्या क्या याद कर सकते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज इन एन गिवन एरिया, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। एंड गिवन स्पेसिफिक एरिया, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। फ्लोरा, फ्लोरा में आप दही याद कर सकते हो। दही मीन्स क्या? दही। DHI, डिस्ट्रीब्यूशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, H फॉर हैबिटेट, I फॉर इंडेक्स, DHI, ऐसे आप याद कर सकते हो DHI। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, इंडेक्स, ये तीन अगर आ जाएगा ना तो आपको फ्लोरा ही टिक करना है। मोनोग्राफ में कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन, मोनोग्राफ में टिक करना है। मैनुअल्स, इन आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
स्पेसिस इन एन एरिया, पर्टिकुलर लोकेलिटी के बारे में देता है। ओके, तो हम हर्बारियम के बारे में क्या पढ़ते हैं? हर्बारियम के बारे में DPP, ड्राइड प्रेस प्रिजर्व्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, क्विक रेफरल सिस्टम, ये 3 हम याद कर सकते हैं। और वैसे भी एक ही है, हाँ, क्या क्या कंटेंट करता है हर्बारियम सीट? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटानिकल नेम, फैमिली कलेक्टर्स नेम, किसके बारे में जिक्र नहीं करता है? हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में जिक्र नहीं करता है। ओके, हम आते हैं बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन में 3 नाम आपको सिर्फ याद करना है। आपको पहले ही पता है कि बोटानिकल गार्डन में एक्सिटू कंजर्वेशन होता है और वो सिर्फ लिविंग प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 3 आपको क्या क्या याद रखना है कि इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और NBRI इज लखनऊ इंडिया, रॉयल बोटानिकल गार्डन which is largest botanical garden which is in Kew इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरह से उसको ट्रीट करते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, CKP। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर यूजुअली स्टॉप्ड, ये सब याद करना है यार। और क्या है? प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन का नाम अगर आपको पूछ लेगा तो सबसे अच्छा होता है HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड। फॉर्मेलिन भी देगा तो आप टिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में एक्सिटू कंजर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ लिविंग एनिमल्स रहते हैं, उनके हैबिटेट, फूड बिहेवियर, ये सब के बारे में हमको जानने को मिलता है। एंड चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस प्लेसेस। जूज की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में हम उसको पहचान सकते हैं। एक को एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है, बता दिया अच्छे से। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ओके, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर इज कॉल्ड कॉपलेट। कैसे याद? लीड और कॉपलेट में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे हम उसको याद कर सकते हो? जनरली इन पेयर में कौन रहते हैं? कपल रहते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट, कपल कपलेट, ऐसे ही आप उसको टैकल कर सकते हो। बाकी जो बच गया, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। एंड की को हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम उसको एनालिटिकली नेचर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ। सबसे पहले आसान मोनोग्राफ, कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन इज कॉल्ड मोनोग्राफ। मैनुअल्स, इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया और इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड मैनुअल्स। फ्लोरा में दही को याद करना है, दही को लव करना है वहाँ पे। कैसे? दही क्या होता है? DHI, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, H फॉर हैबिटेट, I फॉर इंडेक्स। ओके, तो आप उसको याद कर सकते हो। जैसे मैं बाकी सब कुछ बता दिया, ये आपका 1 शॉट था, इसीलिए आप NCERT को पूरा का पूरा मिक्सअप करके पढ़ सकते हो। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होने वाला है, तो उसके अंदर जो कुछ भी आएगा मैं बता दूंगा। वंस एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, मैं ये मतलब कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो फिर मतलब मैं ये सब नहीं करूँगा। मतलब यूट्यूब के चैनल पे मैं कुछ दिन ऑफ रहूँगा। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहो। अभी लगभग 2 ही बजा है, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज दिन में फुर्सत ही नहीं मिला। ओके, so hope you like it. Thank you so much.